पाई काओ मद नहीं, तो शायद इसीलिए कुलपति महोदय आहत हो गए और उन्होंने मनोज रुपड़ा जी के साथ एक अनचाहा अप्रत्याशित जो व्यवहार किया जो कि अपमानजनक था। और नागार्जुन अगर होते आज तो क्या, नागार्जुन या नागार्जुन सरीखे रचनाकार जरूर ये आह्वान कर रहे होते कि उठो और जागो। क्या लेखक मूलतः कायर है? नहीं, कवि मूलतः कायर है या आज के दौर ने उसे डरा दिया? नागार्जुन को नेहरू की समाज व्यवस्था मिली थी बात रखने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति के लिए। आज नेहरू का समय नहीं है। क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को। क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, आपकी चाल ढाल देख देख लोग हैं दंग। हुकूमती नशे का वाह वाह कैसा चढ़ा रंग। सच सच बताओ भी क्या हुआ आपको, इंदू जी भूल गई बाप को। छात्रों के लहू का चस्का लगा आपको, काले चिकने माल का मस्का लगा आपको। किसी ने टोका तो ठसका लगा आपको, अंट शंट बक रही जुनून में। शासन का नशा घुला खून में, फूल से भी हल्का समझ लिया आपने हत्या के पाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को। बचपन में गांधी के पास रही, तरुणाई में टैगोर के पास रही। अब क्यों उलट दिया संगत की छाप को, अब क्यों उलट दिया संगत की छाप को। क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, बेटे को याद रखा भूल गई बाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको। रानी महारानी आप, नवाबों की नानी आप, नफाखोर सेठों की अपनी सगी माई बाप। काले बाजार की कीचड़ आप, काई आप। सुन रही गिन रही गिन रही सुन रही, सुन रही गिन रही गिन रही सुन रही, सुन रही सुन रही गिन रही। हिटलर के घोड़े की एक एक टाप को, एक एक टाप को, एक एक टाप को। सुन रही गिन रही एक एक टाप को, हिटलर के घोड़े की एक एक टाप को। छात्रों के खून का नशा चढ़ा आपको, यही हुआ आपको, यही हुआ आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं पाखी संवाद, जहां शब्द डरते नहीं। आज मेरे साथ हैं हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि और कथाकार शैलेश। स्वागत है। मैंने आपसे जिक्र किया था पाखी संवाद की शुरुआत करते समय कि यूं ही मुझे बैठे बैठे ख्याल आया कि यदि आज नागार्जुन होते तो वो क्या लिखते। आज के दौर में, जिसे हम कठिन समय कहते हैं लोकतंत्र के लिए, उस दौर में यदि नागार्जुन होते तो क्या लिखते। जो कविता मैंने आपको अभी सुनाई, ये बाबा नागार्जुन की लिखी कविता है जो 1974 में उनके द्वारा रचित खिचड़ी विप्लव देखा हमने नामक संग्रह से ली गई है। आपको याद होगा, बांग्लादेश गठन के बाद इंदिरा जी दुर्गा का अवतार स्वयं को मानने लगी थी और जनता भी कहने लगी थी कि इंदिरा जी साक्षात दुर्गा हैं। तो दुर्गा का अवतार पाने के बाद इंदिरा जी में तानाशाही तेजी से झलकने लगी और 1974 आते आते आपातकाल से ठीक 1 बरस पहले इंदिरा जी पूरी तरह तानाशाह हो गई थी। उस दौर में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाटक बकरी बड़ा चर्चित हुआ था, लेकिन जब आपातकाल लगा तो सारे स्वर खामोश हो गए, सब ने लिखना बंद कर दिया। नागार्जुन अकेले ऐसे थे जिन्होंने जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के आह्वान के दौरान जो गांधी मैदान में सभा हुई थी बिहार में, पटना में, वहाँ पर ये कविता का भी पाठ किया था। तो ऐसे में मेरे मन में विचार आया कि आज के समय में जिसमें आप और हम जी रहे हैं, यदि नागार्जुन होते तो वो क्या लिखते। तो आज इसी पर मैं चर्चा करने के लिए यहाँ पर आपके सम्मुख हूँ और साथ में हैं शैले। तो शैले, आपकी दृष्टि में यदि नागार्जुन होते तो वो कुछ उसी तेवर का लिख रहे होते या उनके भी तेवर, उनके भी सुर बदल गए होते? धन्यवाद। सबसे पहली बात तो यह है कि हम संचार क्रांति के युग में जी रहे हैं और ऐसे में मेरे जैसों की चिंता होती है कि हमारे लोक की स्थिति क्या होगी, मन स्थिति क्या होगी। तो यूँ तो कबीर के बाद सबसे प्रमुख जन कवियों में नागार्जुन आते हैं। तो सबसे पहले हम उनकी कुछ रचनाओं को ले लेते हैं, जैसे सतरंगे पंखों वाली, युग धारा, अकाल और उसके बाद, खिचड़ी विप्लव देखा हमने,
और उपन्यास भी उनके महत्वपूर्ण रहे, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे और बलचन्मा। चूँकि जब किसी रचनाकार के बारे में हम बात करते हैं तो रचना में दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। इस दृष्टि से भी हम नागार्जुन को देख लें तो जो भाव पक्ष है उसमें प्रमुख रूप से प्रगतिशील जनवादी स्वर रहा है, सामाजिक राजनीतिक यथार्थ रहा है, प्रकृति प्रेम और सौंदर्य, मिथक और इतिहास का प्रयोग, और सबसे बड़ी बात की मानवीय संवेदना। जहाँ तक कला पक्ष की बात है तो बहुत ही सरल, बहुत सहज और लोक भाषा वहाँ मिलती है, भाषा का वैविध्य वहाँ मिलता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने छंदयुक्त और छंदमुक्त दोनों ही शैलियों का बहुत बखूबी प्रयोग किया है, और प्रतीकात्मकता और पैनी व्यंग्यात्मकता उनके समूचे साहित्य की विशेष पहचान रही है। जहाँ तक विचारधारा का सवाल है तो प्रगतिशील कवि रहे हैं, मार्क्सवादी विचारधारा के रहे हैं। जन कवि होने के नाते वह शोषितों, किसानों, वंचितों और मजदूरों के पक्षधर रहे हैं। सामाजिक यथार्थ का चित्रण उनके समूचे साहित्य में देखा जा सकता है। सामाजिक असमानता और अन्याय के खिलाफ वे प्रमुख और सशक्त आवाज़ बनकर रहे। आपातकाल के दौरान इसी कारण उनको जेल यात्रा भी भोगनी पड़ी। और सबसे बड़ी बात एक और थी कि हिंदी साहित्य में जो आंचलिकता का तत्व है उसके अग्रदूतों में वो एक थे। जहाँ तक आपने सवाल किया कि अगर आज नागार्जुन होते तो वो क्या सोच रहे होते और क्या लिख रहे होते, मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज या कोई भी नायक अपनी देश काल परिस्थितियों की पैदाइश होता है। इस दृष्टि से हम देखें तो हो सकता है मेरी बात से आप बहुत सहमत न हो, तो भी मैं ये कहना चाहूँगा कि तब के नागार्जुन और अब के नागार्जुन के जीवन दृष्टि में हो सकता है कि कुछ परिवर्तन होता, या हो सकता है वो आज और अधिक दो कदम आगे बढ़कर सोच विचार कर रहे होते, लिख रहे होते। क्योंकि सामाजिक असमानता, अन्याय, शोषण ये सब पहले की अपेक्षाकृत बड़े ही हैं। ऐसे में नागार्जुन की बेचैनी बढ़ती ही बढ़ती, प्रमुख बात यह है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा कि आज की तारीख में नागार्जुन शायद साहित्यकारों की मंडलियों से या समूचे साहित्य जगत से जन संगठनों से जुड़ने की अपील प्रमुखता से कर रहे होते। क्योंकि साहित्य जहाँ हम एक और कह रहे हैं कि सिमटते जा रहा है, तो नागार्जुन की ये बेचैनी भी होती कि वो जन सामान्य में कैसे पहुँचे और जन सामान्य कैसे उससे सीखे। और जो कहा गया है, प्रेमचंद ने जैसा कि कहा कि ये राजनीति और संस्कृति के आगे चलने वाली सच्ची मसाल है, तो नागार्जुन उस मसाल को लिए शायद हम सबको जागने और रास्ता दिखाने का काम कर रहे होते। और इस तरह से आज की तारीख में नागार्जुन या उस तरह की सोच वाले जो रचनाकार हैं, उस तरह की बेचैनी वाले जो रचनाकार हैं, उस तरह के सरोकार वाले जो रचनाकार हैं, वे शायद आज राजनीतिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप कहीं अधिक तेज कर रहे होते। मेरा ऐसा मानना है। मैं एक उदाहरण अपनी बात के पक्ष में देना चाहूँगा। हाल ही में बिलासपुर में घासीराम विश्वविद्यालय में मनोज रुपड़ा जी को आमंत्रित किया गया था, जहां तमाम साहित्यकार, कथाकार आमंत्रित थे, और कुलपति महोदय का अपना व्याख्यान चल रहा था। और बताया जाता है कि वो व्याख्यान मूल विषय से भटका हुआ काफ़ी था, और शायद मनोज रुपड़ा का मन उतना उसमें न रमा, या और बहुत सारे साहित्यकारों की यही मन स्थिति रही होगी। और संयोगवश कुलपति जी की दृष्टि मनोज जी की ओर पड़ी और उन्होंने पूछ लिया, क्या आप मेरे व्याख्यान पर या मेरी बातचीत पर बोर तो नहीं हो रहे हैं? तो उन्होंने यह विनम्र अपील कर दी कि आप विषय पर बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा। और किसी को भी यह कहने का एक स्वाभाविक इच्छा भी होती है, जिज्ञासा भी होती है, और एक आमंत्रित रचनाकार होने के नाते इतना तो डेमोक्रेटिक राइट बनता ही है कि वो बातचीत के विषय पर लाएं तो सभी के लिए वो बेहतर होता। लेकिन प्रभुता पाई काओ मद नहीं, तो शायद इसीलिए कुलपति महोदय आहत हो गए और उन्होंने मनोज रुपड़ा जी के साथ एक अनचाहा, अप्रत्याशित जो व्यवहार किया, जो कि अपमानजनक था, और उनको सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया। मनोज रुपड़ा जी बड़ी विनम्रता से उठे और चले गए। अब मेरा सवाल यहाँ पर है, चूँकि हम नागार्जुन पर बात कर रहे हैं, मैं अगर वहाँ होता, या हो सकता है मैं इस बात को कह रहा हूँ इसलिए इस वक्त ये बात हो रही है, लेकिन जैसा मैं सोचता हूँ,
यह एक रचनाकार का अपमान नहीं था, यह व्यक्ति का अपमान नहीं था, यह उस विचार का अपमान था, उस हस्तक्षेप का अपमान था, उस अपील का अपमान था। तो ऐसे में साहित्य सामूहिकता की बात करता है, हमेशा से ही सामूहिकता की बात करता रहा है। तो जो प्रतिरोध होना था वह सामूहिकता में सामने आना चाहिए था, और वहाँ से बाहर जाने वालों में मनोज रुपड़ा को अकेले नहीं निकलना था, बल्कि समूचा साहित्य जगत इस बात के लिए खड़ा होता, अपनी बात को दर्ज करता और एक साथ निकलता, तो साहित्य की सार्थकता ज़्यादा व्यावहारिक स्तर पर दिखती और प्रतिफलित होती। हालांकि यह बड़ी सकारात्मक बात रही है कि बाद में तमाम संगठनों ने, हमारे जो साहित्यिक मंच रहे उन्होंने, और विभिन्न तरीक़ों से अलग अलग रचनाकारों ने अपना प्रतिरोध दर्ज किया, और कुलपति के बारे में उन्होंने अपनी बात रखी कि यह बहुत ही अशोभनीय व्यवहार था और उसकी खिलाफत की। और कई लोगों ने तो ये कहा कि मतलब ये पद का भी अपमान है, और आगे भी बढ़कर बातें की। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर नागार्जुन होते, चूँकि हमारा विषय नागार्जुन है, तो शायद यह बात आगे बढ़ गई होती और वो निश्चित तौर पर मनोज जी के पक्ष में, या साहित्य के पक्ष में, या विचार के पक्ष में, या व्यवहार, इस तरह के व्यवहार के विरोध में सीधे खड़े हो गए होते, और सीधे उनका व्याख्यान, उनका आह्वान, उनकी कविता, उनके सरोकार वहाँ सबको दिखाई दे रहे होते, और साहित्य के सरोकार साहित्य के धरातल पर, ज़मीनी धरातल पर खड़े हुए दिखते, जहाँ समूची जनता को शायद साहित्य के प्रति एक नई ललक, नया आवेग, नई अपेक्षा और नया साथ जुड़ने और साथ खड़े होने और लड़ने का संबल था। ऐसा मैं आज की तारीख में सोचता हूँ। आपने इस प्रसंग की अच्छी याद दिलाई जो अभी मनोज रुपड़ा जी के साथ घटित हुआ। मुझे याद आया कुछ साल पहले जब हमने कथाकार संजीव पर एकाग्र निकाला था, विशेषांक निकाला था, तो उसमें साक्षात्कार में संजीव ने कहा था लेखक मूलतः कायर होता है। तो अभी जो ये घटना हुई, और वहाँ सभागार में कई साहित्य की दुनिया से जुड़े लोग थे जिन्होंने वॉकआउट नहीं किया, बहिष्कार नहीं किया, तो क्या आपको लगता है या आप संजीव से सहमत हैं कि मूलतः लेखक कायर होता है? एक चीज़। दूसरी चीज़, क्या ये वर्तमान दौर के कारण है कि हर आदमी, जिनमें लेखक, कवि, सभी लोग शामिल हैं, वो डरे हुए हैं? बहुत ही माकूल सवाल आपने खड़ा किया। ये देखिए, संजीव जी मेरे बहुत ही प्रिय कथाकार हैं, लेकिन जहाँ तक इतनी सी बात को उठा लेना है कि उन्होंने यह कहा कि लेखक कायर होता है, तो मैं ये सोचता हूँ कि बात कायराना अंदाज की नहीं है। बात है कि लेखक अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील होता है, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। और जो व्यक्ति संवेदनशील होता है तो वह पक्ष को भी उसके विपक्ष के साथ देख रहा होता है, यानी कि भरपूर उजाले में खड़ा होता हुआ भी आने वाले या गए हुए अंधेरे के बारे में भी उसकी चिंताएं और उसका चिंतन चलता रहता है। शायद संजीव इसी रचना प्रक्रिया या इसी मानसिक द्वंद्व से उस वक्त गुजर रहे हों जब उन्होंने यह कह दिया कि लेखक कायर होता है। देखिए, शायर सिंह सपूत वैसे भी कहा गया है, तो लेखक तो कायर होता ही नहीं है। हाँ, लेखक एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति एक समाज के भीतर रहता है, समाज पूरी एक व्यवस्था होती है, व्यवस्था राजनीति से संचालित होती है, और जो शक्तिशाली होता है उसका प्रभामंडल या उसका प्रभाव या उसका दमखम उस समूचे साहित्य को, उस समूचे समाज को प्रभावित कर रहा होता है। व्यक्ति के साथ साथ साहित्यकार भी चूंकि एक व्यक्ति है, तो ये भय उसमें भी रहता है, क्योंकि जीवन जीने की लालसा प्रत्येक व्यक्ति में होती है, और वह भी जीना चाहता है ताकि और बेहतर और व्यापक कर सके, लिख सके और बढ़ सके। शैले जी, इत्तेफाकन कल शैले हमारे कार्यालय में आए थे। आज तो आमंत्रण दिया था इसलिए आए। आप यहाँ पर विश्व पुस्तक मेला में आए हुए हैं, तो कल किसी संदर्भ में मेरी और शैले की बात हो रही थी, तो आपने एक बात कही थी जिसका संदर्भ आज की आपके कथन से जुड़ता है कि व्यक्ति के पीछे समूह होना चाहिए। तो नागार्जुन के पीछे कौन समूह था जब इंदिरा जी का वो विरोध कर रहे थे? क्योंकि मैं ये बात आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि उस समय जब बकरी लिखने के बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को देश जानने लगा था, देश उनको पहले भी जानता था, बड़े कवि थे, उनका बकरी नाटक सीधे प्रहार था व्यवस्था पर। और जब धर्मयुग जैसी बड़े ग्रुप की पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती लिख रहे थे, लेकिन जैसे ही आपातकाल लगा सब खामोश हो गए थे। नागार्जुन तो जेल गए थे, बाकी सब खामोश हो गए। तो जब नागार्जुन ने ये बीड़ा उठाया, उनके पीछे कौन सा समूह था? ठीक, देखिए, नागार्जुन या सर्वेश्वर वे एक नवोदित रचनाकार नहीं थे, वे एक शख्सियत थे। और जब हम किसी को शख्सियत कहते हैं तो जाहिराना तौर पर एक समूह उसके साथ
खड़ा होता है। तो नागार्जुन का व्यवहार और नागार्जुन का विचार दोनों समाज में व्यापक तौर पर स्वीकार्य भी थे। इसलिए उस स्वीकार्यता का भी एक प्रभाव होता है कि व्यक्ति में या नायक में या रचनाकार में अपने समय में जो पहलकदमी करता है उसमें एक व्यापक भावबोध बैठा हुआ होता है। यह भावबोध उसे उसी समूह से मिला होता है जो कि तब नागार्जुन को मिला। हाँ, एक बात जरूर होती है, यह व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। जैसा कि बहुत सारे लोग एक आम बात कहते हैं कि भाई भगत सिंह हो तो हमारे पड़ोस में पैदा हो, मेरे घर में पैदा ना हो। लेकिन भगत सिंह तो पैदा होते हैं और वो किसी अड़ोस पड़ोस को देख करके नहीं, समूचे समाज को देखकर पैदा होते हैं, खड़े होते हैं और भिड़ते हैं अपने समय से मुठभेड़। तो नागार्जुन को हम इस दृष्टि से ले सकते हैं। वर्तमान समय, खासकर 2014 में के बाद का समय, जब कांग्रेस का शासन का अंत हुआ और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर या पूरे दमखम के साथ सत्ता में आई है, उसके बाद से बहुत बार कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। स्वयं सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये बात कही थी कुछ साल पहले कि डेमोक्रेसी इज एट स्टेक। आपका क्या मानना है? और आप स्वयं सरकारी सेवक रहे हैं, अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, प्रोफेसर पद से शैलेश जी रिटायर हुए हैं, आपको क्या लगता है, आप भी भयभीत अपने आप को महसूस करते हैं इस समय? बहुत ही सीधा सवाल आपने किया ये। देखिए, थोड़ा बहुत तो भयभीत मैं भी महसूस करता हूँ। मैं आपको रोकूंगा एक मिनट जी, आपका उत्तर और विस्तार से दर्शकों तक पहुँचे। नागार्जुन की बात हम कर रहे हैं। नागार्जुन की एक कविता है, लोकतंत्र पर करारा व्यंग है, और सबने सुनी होगी जो कविताओं के प्रेमी हैं या हिंदी के विद्यार्थी हैं। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। ऐसे स्वर आज क्यों नहीं सुनने को मिलते हैं, या जो स्थापित है, जैसे आप एक स्थापित और चर्चित कवि हैं, पर मैं अभी पिछला ही अंक जो इस वर्ष का पहला अंक है जनवरी का, पाखी का, मैं पाखी का भी थोड़ा विज्ञापन कर दूं, ये पाखी का नया अंक है, इसका कवर पेज बहुत कुछ कहता है। मैंने इसको खोला और डेलिब्रेटली खोला शैलेश जी आपके लिए कि आप क्या लिख रहे हैं इन दिनों। मुझे कुछ याद सा आया, क्योंकि जब मैंने कविताएं आपकी प्रकाशित की, आपकी इसमें देखिए, इसमें आपकी 7 कविताएं हैं, 7 के 7 कविताओं में मुझे प्रतिरोध का कोई स्वर नहीं दिखाई दिया। आप वक्त की बात कर रहे हैं, वक्त की बात में आप सांकेतिक तो बात कर रहे हैं, मगर सीधा प्रतिरोध करते आप भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि यदि नागार्जुन होते तो वो आज भी उतनी ही तीखे स्वरों में प्रतिरोध करते और डायरेक्ट अटैक करते जो जनता समझती? देखिए, एक तो रचनात्मकता में या रचनाकारों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं होती, इसलिए नागार्जुन से मैं कोई तुलना नहीं, मैं तो प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि डर का माहौल क्या सही में इतना है कि आप लोगों की भी कलम रुक रुक कर या बच बच के चलती है? हाँ, मैं अपनी बात को उसी पुरानी बात से जोड़ूँ, वो शुरुआत में ही रुक गई थी। जो मैं कह रहा था कि थोड़ा बहुत भयभीत मैं रहता हूँ, तो मैं का मतलब व्यक्तिगत शैलेश नहीं है, समूचा संवेदनशील समाज है ऐसा, ठीक है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम रहते हैं और उसमें हमारी पूरी आस्था है, और ऐसे में सरोकार जरूर व्यापक होने चाहिए और वो बढ़ते हैं। जहाँ तक आपने मेरी कविताओं का जिक्र किया, तो क्या आप इजाज़त देंगे मैं उसमें एक कविता आपको सुना दूं तो शायद मेरी बात स्पष्ट होगी, क्योंकि प्रतिरोध सीधे तौर पर वह भौतिक स्वरूप ग्रहण करे, इससे पहले वो मानसिक चेतना एक पूरे समाज में तैयार करता है। देखिए, वर्तमान जो दौर है, रील्स का, मीम्स का दौर है, वो मेरी समझ से सीधी बात कहने का दौर है। अगर आप जो हिंदी का संसार सिमटता जा रहा है, हम सब लोग ये रोना रोते रहते हैं, ऐसे में मेरी समझ ये कहती है, अगर हम सीधे प्रहार करेंगे, चोर को चोर कहेंगे, डाकू को डाकू कहेंगे, तो उन तक पहुंचेगी। अगर हम शब्दों को बचा के ढका कर, तो आप मुझे व्याख्या करके समझा सकते हैं, मगर शायद सामने मेरी मित्र डॉक्टर कल्पना बैठी है, आप उनको नहीं समझा पाएंगे, वो हिंदी की नहीं है। अगर आप सीधे चोर को बताएंगे कि कल्पना ये सामने चोर है, तो वो समझ जाएंगे। अगर आप उसको चाशनी में लपेट के कहेंगे, उनकी समझ में नहीं आएगा। बाकी आप देखिए, साहित्य में प्रतीकात्मकता और व्यंग्यात्मकता, ये 2 महत्वपूर्ण बिल्कुल उसके पहलू रहे हैं या उसके तौर तरीके रहे हैं। बल्कि मैं अपनी कविता एक आपको इसमें से सुनाना चाहूँगा, तो शायद जिस प्रतिरोध की आप बात कह रहे थे उसको बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। तो मैं उस कविता को आपके समक्ष रखना चाहूँगा यहाँ पर। इसका
यूँ तो वक्त शीर्षक है, लेकिन आप फिलहाल जूता भी कह सकते हैं। जूता अगर पाँव के साइज का न हो तो दुखाता ही है। जूता अगर पाँव के साइज का न हो तो दुखाता ही है। ज़्यादा ढीला हुआ तो चाल बिगड़ जाती है और ज़्यादा टाइट होने पर तो चल ही पाना मुश्किल। लेकिन अक्सर नए नए जूते भी तो नोचते हैं एड़ी, पर हर नया ब्रह्मांड रूप इसी तरह लेता है जिस तरह कुछ दिनों में पाँव नहीं जूता ही खुलता है। पर हर नया ब्रह्मांड रूप इसी तरह लेता है जैसे कुछ दिनों में पाँव नहीं जूता ही खुलता है। ढीला होता है जूता ही, घायल पाँव फिर ठीक हो जाता है और मस्त मस्त चलता है जूते पर सवार। आपका ये कविता बहुत गहरे अर्थ वाली है, पर शैलेश जी, आज की विषमताओं पर और विडंबनाओं पर यदि किसी आम आदमी को ये कविता सुनाई जाएगी तो वो जूते तक और मैक्सिमम मोची तक पहुंच पाएगा। जबकि इसी संदर्भ में आप इस वीडियो में कविता देखिएगा, मुझे याद नहीं है, विष्णु नागर जी की एक कविता मैंने कल ही देखी, गधा। वो बहुत सीधा प्रहार करती है, वो थोड़ा आम आदमी समझ सकता है वो किस ओर इशारा कर रही है। आपकी ये कविता सीधे इशारा नहीं करती। मैं यही कह रहा हूँ, नागार्जुन की बातें हैं, इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के नशे में भूल गई बाप को, सीधे इंदिरा गांधी पर प्रहार था। हाँ, नागार्जुन मुझसे कहीं अधिक बेहतर लेखन मैं सीधे सीधे कहूंगा। आपकी कविताएं अद्भुत होती हैं, आपके लेखन की बात नहीं हो रही है। वर्तमान समय, विषम समय में क्या कवि सीधे प्रहार करने से डरता है? अपनी भावनाओं को वो घुमा फिराकर पेश करता है। और क्या अगर आप किस संगठन से जुड़े हैं मुझे नहीं मालूम, वहां जब आप बंद कमरों में बात करते हैं तो आप इन कविताओं को पढ़ के कह सकते हैं देखो मैंने फलानी चीज पर क्या करारा व्यंग्य किया। मगर आम आदमी तक तो ये बात पहुंचेगी नहीं, वो तो कहेगा शैलेश जूते पर लिख रहे हैं। नहीं, देखिए, साहित्य का काम हथियार उठाने से पहले या हथियार उठाने के बजाय जन चेतना, जन मानसिकता तैयार करना है, क्योंकि वह संस्कृति कर्मी होता है। तो उस मानसिकता को तैयार करने के लिए, क्योंकि साहित्य धीरे धीरे एक मतलब दो चीज़ें हैं, एक तो बाहर से चीज़ों को भीतर की ओर भरना, एक भीतर से प्रकाश को बाहर की ओर लाना। साहित्य जो है वह मानसिकता, जिसका मैंने हवाला दिया कि वह मानसिकता या चेतना पर पहले प्रहार करता है, तो मैं नहीं कहूँगा, उससे संवाद करता है। इस तरह वह अपने पाठक को अपने समय की संवेदना, समझ और सरोकारों से जोड़ता हुआ उसे उन चिंताओं, उन सपनों, उन संघर्षों के लिए खड़ा करता है, उसमें जीवट पैदा करने की कोशिश करता है। और सबसे बड़ी बात कि साहित्य आस्था मूलक होता है, वह अपने भावक में, अपने पाठक में मुझे यह विश्वास जगाता है कि आने वाला समय उम्मीदों का समय है। मेरे परम मित्र शैलेश हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इन्होंने इतने भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किया, ये मेरे प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं था। अच्छा, आपने अपने भारी भरकम शब्दों से मेरे प्रश्न को ढकने का प्रयास किया। अब यहाँ पर एक तीसरा व्यक्ति बैठी हैं जो हिंदी संसार से नहीं है, इन्हीं से पूछ लेते हैं। मेरा सीधा प्रश्न, मेरी सीधी बात जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपकी कविता के माध्यम से ही, मुद्दा ये है कि नागार्जुन होते तो क्या लिखते। मैं क्या समझता हूँ, देखिए, नागार्जुन के बारे में हमने सुना है, कई बार रील्स में सुना, सही घटना भी होगी, मैं फैक्ट चेक अभी नहीं कर सकता हूँ, मगर इंदिरा जी ने शायद बाबा नागार्जुन से कहा था कि वो उनके पिता देश के प्रथम प्रधानमंत्री, और मेरे समझ से इस देश में उनसे बड़ा डेमोक्रेट कोई नहीं हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने अपनी कविता का पाठ कह रहे हैं, ऐसा संदर्भ हमने सुना है। तो डॉक्टर कल्पना जो सामने बैठी हैं, मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। आपने जूता कविता सुनी, और भी कविताएं आप लोग सुनना चाहिए आप सब लोगों को। तो नागार्जुन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने, इतने बड़े लीजेंड के सामने, देश के प्रथम प्रधानमंत्री के सामने क्या पढ़ा? वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। मेरा सीधा प्रश्न आपसे ये, यदि इस भाषा में लिखा जाए आज की विषमताओं पर, विडंबनाओं पर, तो आम आदमी ये ज़्यादा जल्दी समझेंगी, या घुमा फिरा कर हम अगर कहें कि जो भी आपने कहा अभी, उससे आम आदमी कैसे समझेगा, वो भी ऐसे दौर में जब धर्म सर चढ़कर बोल रहा है। देखिए,
नागार्जुन और नेहरू, हमें दोनों को दो तरह से लेना चाहिए। इसलिए कि नागार्जुन को नेहरू की समाज व्यवस्था मिली थी बात रखने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति के लिए। आज नेहरू का समय नहीं है। पर इंदिरा जी के समय नहीं था ऐसी व्यवस्था। हाँ, मैं यही तब भी कहने नागार्जुन ने कहा कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने हाँ, तो इसका मतलब आज का कवि, आज का लेखक, आज का संपादक जेल जाने से डर रहा है? नहीं, जेल जाने से डरने वाली बात नहीं है, लेकिन जेल जाना ही एकमात्र हल नहीं है, मेरा कहना यह है। सीधी बात कहने में क्या है? जैसे मैं अपनी बात के लिए मैं आपको उधर रोकूंगा। जी जी, मैं क्या समझ रहा मेरी बात को, फिर आप ज़्यादा अच्छे ढंग से उसको काउंटर कर पाएंगे या सहमति दे पाएंगे कि यदि आज नागार्जुन होते तो ये कविता, जो मूल कविता है मैंने आपको सुनाई अभी, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, यही आरोप वर्तमान सत्ता पर भी लग रहा है। फिर भी गांधी की समाधि पर झुक झुक कर फूल चढ़ाते हैं। ये दोहरे चरित्र पर हमला है ये कविता। उस समय नेहरू जी पर ये नागार्जुन के विचार थे। आज अगर नेहरू होते तो आज वो क्या देखते? आज वो देखते सब कुछ अडानी और अंबानी को दिया जा रहा है। तो अगर आज नागार्जुन होते तो वे शायद लिखते, वतन गिरवी रखकर चंद घरानों को सौंप दिया। सीधी बात, सीधा मुक्का मार रहे हैं। वतन गिरवी रखकर चंद घरानों को सौंप दिया और तिरंगे में लिपटकर सौदों को राष्ट्रवाद कह दिया। आजकल तो यही दौर चल रहा है। तो मुझे लगता है हम आज भी ज़्यादा कनेक्ट होता। आज सवाल ये नहीं है कि कोई उद्योगपति है, नहीं, सवाल ये है कि हवाई अड्डे किसके हैं, बंदरगाह किसके हैं, बिजली किसकी, खदान किसकी, ज़मीनें किसकी, और अंत में देश किसका है। तो अगर हम सीधी बात कहें, या मुझे जो दिखता है, बहुत कम लोग आज के दौर में सीधी बात कह रहे हैं। चाहे वो आप एडिटोरियल्स पढ़ लीजिए, संपादकीय पढ़ लीजिए, कविताएं पढ़ लीजिए, कहानियां पढ़ लीजिए। तो मेरा मूल प्रश्न फिर, जो अभी आपने जिसका जवाब दिया, क्या लेखक मूलतः कायर है? क्या कवि मूलतः कायर है, या आज के दौर ने उसे डरा दिया? नहीं। देखिए, फिर मैं वही कहूँगा कि नागार्जुन, जैसे आपने संजीव की एक पंक्ति को उठाया कि लेखक कायर होता है, नागार्जुन को भी आप उतना ही उठा रहे हैं। बल्कि मैं अपने समर्थन में आपको मैं नागार्जुन की कई कविताएं पढ़ के सुना सकता हूं। सुनिए, मैं उदय प्रकाश की एक छोटी सी कविता का हवाला देना चाहूँगा। आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने से आदमी मर जाता है। हाँ, तो ये तो मैं भी कह रहा हूं कि आज का आदमी मरा हुआ समान नहीं है। हाँ, तो रचनाकार आज का व्यक्ति को कुछ सोचना और कुछ बोलना, इसके लिए पहले तैयार कर रहा है ना। कब तक? नहीं, वो अपने आप को तैयार करेगा और कब कलम उठाएगा? नहीं, अब स्थितियां कठिन हैं, परिस्थितियां कठिन हैं, तो आप सीधे स्वीकारिए। हाँ, उसको स्वीकार्यता में कोई आज का कवि डर के लिख रहा है, घुमाकर लिख रहा है, संभल कर लिख रहा है, आरा तिरछा लिख रहा है। इसीलिए वो जो नवयुवक, देखिए मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मगर इस वीडियो में हम दिखाएंगे, वो नवयुवक गा रहे हैं BHU में, प्रयागराज में एक गीत आजकल बड़ा चल रहा है, नरेंद्र क्या है वो, उसका मुझे याद नहीं आ रहा, वो इतना मजा आ रहा है कुछ इस तरह। हाँ, बोलो नरेंद्र, मजा आ रहा है। हाँ। सीधे दिल को लगता है कि कोई तो हिम्मत कर रहा है और सीधे कह रहा है कि बोलो नरेंद्र, मजा आ रहा है। देखिए, आपका सवाल बहुत बेचैनी पैदा करता है और मुझे भी बेचैन कर रहा है कि आपकी बेचैनी बाहर आए। लेकिन सवाल ज़्यादा गहरा है और महत्वपूर्ण यह है कि भाई आज के दौर में कोई व्यापक सांस्कृतिक मुहिम नहीं चल रही है। इसलिए लेखक या कोई भी रचनाकार या कोई भी कलाकार अपने को थोड़ा सा कहा जाए कि संकटग्रस्त तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा एक तरह का संकुचन या एक तरह का संकोच या एक तरह का, जिसे आपने भय कहा, वह भी उसमें शामिल किया जा सकता है। वह ऐसा सोचता है कि यार अकेले न पड़ जाऊँ कहीं, क्योंकि सांस्कृतिक मुहिम व्यापक तौर पर नहीं चल रही है। हाँ, जब मुहिम चल रही होती है, जैसे समूची जनता सड़कों पर खड़ी हो जाती है, कोई तो अकेला चलेगा, कारवां तभी तो बनेगा। हाँ, ये सवाल आपका सही है। आज का दौर में तो सब लीक पर चले हैं। वो सर्वेश्वर दयाल की, सक्सेना जी की कविता याद आ गई कि लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने पंथ प्यारे हैं। तो आज के दौर में तो सबके चरण दुर्बल और हारे नजर आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा कि कोई भी पहाड़ पगडंडी से ही चढ़ा जाता है, लेकिन पगडंडी बनी बनाई नहीं होती, आदमी ही बनाता है। और बनी हुई पगडंडी जहाँ समाप्त हो रही होती है, वहाँ 2 कदम और आगे बढ़ के उस पगडंडी को थोड़ा और आसान और लंबा करता है। साहित्य आज की तारीख में उसी पगडंडी का काम
कर रहा है, मैं ये कहना अब चाहूँगा। साहित्य दोस्तों आज की तारीख में पगडंडी का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये तो मैं नहीं कहता, और मैं मित्रवर शैलेय के बहुत सारे कथनों से असहमत हूँ। मैं इतना समझ रहा हूँ आज की तारीख में जिन लोगों को समाज को टॉर्च दिखाने की ज़रूरत थी, रोशनी बन के आगे चलने की ज़रूरत थी, वो सब अपने अपने घरों में बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई तो आएगा जो पहले पगडंडी बनाएगा, उस पगडंडी में हम कारवां बन के चलेंगे। नहीं, यहाँ मेरा पगडंडी से आशय हमारा पूरा इतिहास बोध उसमें काम करता है, और इतिहास बोध से हम सीखते हैं ताकि हमारे नए कर्तव्य बोध तैयार होते हैं और नए सरोकार आगे बढ़ते हैं। मेरा उस इतिहास बोध से मेरा तात्पर्य फिर है। पहला क्वेश्चन मैं इस पूरे को समाप्त करने के लिए आपसे पूछता हूँ, नागार्जुन अगर होते आज तो वो क्या होते? हाँ, निश्चित तौर पर नागार्जुन या नागार्जुन सरीखे रचनाकार जरूर ये आह्वान कर रहे होते कि उठो और जागो, ये बात वो कह रहे होते और लोग उठते ये और माना जाए जागते। कि आज आप भी आह्वान कर रहे हैं। सभी लोग आह्वान कर रहे हैं, व्यक्तिगत मेरी बात नहीं है, व्यक्तिगत मेरी बात नहीं है। जो मुझसे ज़्यादा सामर्थ्य रखते हैं बेहतर लिखने की, वे और ज़्यादा आह्वान कर रहे हैं, और हम सबको इससे सीखने और साथ खड़े होने जुड़ने की आवश्यकता है। दोस्तों, शैलेय भी इस बात में सहमत है, मैं भी इस बात में सहमत हूँ। नागार्जुन अगर आज होते तो निश्चित तौर पर इतना तो उनको पढ़ के, उनकी रचना संसार को पढ़ के लगता है कि वो सत्ता के कवि कतई नहीं होते। ठीक बात। वे विपक्ष के कवि भी नहीं होते, ना वो सत्ता के कवि होते, ना वो विपक्ष के कवि होते, वे जनता की बेचैनी के कवि होते। इसलिए हर दौर में वे सबसे ज़्यादा वो आज का दौर हो या इंदिरा जी के समय का दौर हो, नागार्जुन बागी तेवरों के कवि ही रहते। मैं इस बात को अपनी एक कविता से वो करना चाहूँगा। मेरी ही एक कविता है, या शीर्षक है उसका केवल, कि हताश लोगों से बस एक सवाल, जो कि पूरी पस्त हिम्मती पूरे समाज में आज इसलिए ये कहा गया कि हताश लोगों से बस एक सवाल, हिमालय ऊंचा या बचे इंद्रपाल। वाह, इसी के साथ मैं भी बात को समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं शायद अपने आप को श्रेय दूं कि मैंने असली शैलेय को बाहर निकाला है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कविता सिर्फ रूमानी नहीं होनी चाहिए, वो सुंदर शब्द नहीं होने चाहिए, बल्कि उसमें सवाल उठाने की ताकत होनी चाहिए, तो पाखी संवाद से जुड़िए जहाँ शब्द डरते नहीं, और इस वीडियो को साझा कीजिए और बताइए कि हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए किन किन विषयों पर बातचीत करनी चाहिए, किन किन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। नमस्कार। नमस्कार।